फूट डालना आरंभ कर देता है। एक राजा को कुछ अलग पढ़ाता है, दूसरे राजा को कुछ अलग पढ़ाता है, उनसे कहता है कि राजा तो तुमको होना चाहिए था और सारे लोगों ने मिल करके इनको राजा चुन लिया है। और आप एक चीज निश्चित मानकर चलिए, यदि आप वास्तव में क्षमतावान हैं तो आपके ऊपर इन चाटुकारिताओं का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि वास्तव में आप अयोग्य हैं और आपकी चाटुकारिता की जाती है, आपकी अतिशय प्रशंसा की जाती है, तो स्वाभाविक है कि आप गलत कदम अवश्य उठा लेंगे। आप सोचेंगे कि अयोग्य व्यक्ति ही गलत कदम उठाता है, योग्य व्यक्ति क्यों नहीं? अरे योग्य व्यक्ति विचार करता है। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं योग्य हूं, लेकिन जब समाज कहे कि तुम योग्य हो, जब तुम्हारे दुश्मन बनना आरंभ हो जाएं, जब ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हारी बुराई करना आरंभ कर दें और सत्य के रूप में तुमसे टकराने की क्षमता न रखते हो, तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मेरे अंदर योग्यता है। यही वो क्षण होता है जब व्यक्ति को समझना आवश्यक हो जाता है कि हाँ, मैं डिजर्व करता हूं इस चीज को, है मेरे अंदर योग्यता। तो ऐसे लोगों पर कभी भी ये जो फूट डालने वाले लोग होते हैं, भेद करने वाले लोग होते हैं, ये बांटो और राज करो की नीति वाले जो लोग होते हैं, वो लोग ऐसे कभी किसी योग्य व्यक्ति के ऊपर डोरे नहीं डालते हैं। योग्य व्यक्ति को सदैव दुष्ट ठहराया जाता है कि उसको अगर दुष्ट ठहरा दोगे, समाज का ज्यादा तबका, भाई योग्य जो होगा वो स्वाभाविक है सबसे आगे होगा, उसके निर्णय त्वरित होंगे और बहुत ही एक्यूरेट होंगे, महत्वाकांक्षी होंगे, दूरदर्शितापूर्ण होंगे। और जब ऐसे फैसले वो व्यक्ति लेता है तो स्वाभाविक है जो अयोग्य व्यक्ति उसके साथ जुड़े होते हैं उनको बहुत ही पीड़ा होती है, क्योंकि उनके मन में तो ये होता है कि ये हटे और हम भी इस सिंहासन पर बैठ जाएं। ऐसी ही स्थिति वज्र संघ की है और उसका लाभ उठाता है वत्सकार, जो कि अजात शत्रु का मंत्री था और मित्र भी था। वत्सकार वहां रहते हुए सूचना भेजता है अजातशत्रु के पास कि राजन, मैंने सारा काम कर दिया है, संघ के जितने राजा थे सबके अंदर फूट डाल करके सबको अलग अलग कर दिया है। मैंने सबको ये विश्वास दिलाया है कि अगर ये सबने मिलकर के जिसको राजा बनाया है वो रास्ते से हटा दिया जाए तो उनको राजा बनाया जा सकता है। अब उनके पास उसको हटाने के लिए सैन्य सहायता के लिए मैंने कहा है कि मैं बात करूंगा मगध नरेश अजातशत्रु से और वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। वो तो अत्यंत ही नेक दिल इंसान है और वह तुरंत ही आपकी मदद करेंगे और आपकी मदद के लिए सारे लोग लालायित हैं। ज्यों ही ये जानकारी मिलती है अजातशत्रु को, अजातशत्रु तुरंत ही अपनी सेना लेकर, कल हमने चर्चा की थी कि बिंबिसार के बारे में, जो कि प्रथम ऐतिहासिक शासक बताए गए हैं। इसके पहले के हमारे इतिहास को कहीं दर्शाया नहीं गया है, तो प्रथम ऐतिहासिक शासक हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि उनकी 3 रानियां थीं, 3 जगहों से उनका विवाह हुआ था। कौशल से हुआ था, मध्य नरेश के यहाँ से हुआ था। तो जो कौशल की उनकी पत्नी थी, कौशल देश की, अरे आप अयोध्या मान लीजिए, तब आपकी समझ में आ जाएगा। तो उनका नाम महाकौशला देवी था। अब महाकौशला देवी का भाई उस समय कौशल में शासन करता था, जिसका नाम प्रसेनजित था। प्रसेनजित खुद को बहुत ही भाग्यवान महसूस करता था। क्यों? क्योंकि वह कहता था कि मैं
बुद्ध का समकालीन हूँ और साथ ही साथ हम उम्र हूँ, अर्थात उसकी उम्र और बुद्ध की उम्र लगभग में बराबर थी। उस समय बुद्ध बड़ी चीज हुआ करते थे। इधर जब बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और ये सूचना कहाँ पहुँचती है? कोशल। जब कोशल पहुँचती है तो प्रसेनजित अत्यंत ही नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के कहते हैं कि मैंने मगध नरेश बिंबिसार को जो काशी नगर दिया था, काशी का क्षेत्र जो उन्हें उपहार स्वरूप प्रदान किया था उनके विवाह के समय, उसे मैं पुनः वापस लेता हूँ। अब अजातशत्रु साम्राज्य विस्तार की तरफ देखता था, लेकिन समस्या ये थी कि अब काशी उसके हाथ से जा रही है। तो उसने कहा अब ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले ऐसा करो कौशल पर आक्रमण कर दो, अर्थात प्रसेनजित के ऊपर आक्रमण कर दो। और उसने अपनी सेना के साथ कौशल पर आक्रमण कर दिया। प्रसेनजित इतने मजबूत थे नहीं कि वह अजातशत्रु का सामना कर सकें। कुछ ही समय के बाद प्रसेनजित की हार हो जाती है। अब वो सगे मामा हैं अजातशत्रु के, तो अजातशत्रु उन्हें मारता तो है नहीं, लेकिन उनसे काशी छीन लेता है। काशी का जितना भी क्षेत्र मगध में पहले से जुड़ा हुआ था वह हिस्सा उनसे छीन लेता है और इनकी जो पुत्री थी, प्रसेनजित की जो पुत्री थी, उसके साथ विवाह कर लेता है। कहता है तब तुम्हारी बहन के साथ हमारे पिताजी का विवाह हुआ था, तुम इस वजह से बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, अब मैं तुम्हारी पुत्री का ही विवाह अपने साथ किए ले रहा हूँ। अब देखो कहाँ तुम उछल कर जाओगे, अब पुत्री का पक्ष लोगे या अपनी बहन का पक्ष लोगे। तो इसमें इनकी जो प्रसेनजित थी, इनकी पुत्री का नाम वाजिरा था। वाजिरा के साथ इसने विवाह कर लिया और वाजिरा के साथ विवाह करने के बाद ये अपनी राजधानी वापस आ गया, अर्थात मगध वापस आ गया। और जब ये अपने साम्राज्य में वापस आ जाता है, अब ये देख रहा था कि हमें अपनी सीमाएं किस तरफ बढ़ानी हैं, क्योंकि सीमाएं बढ़ाने के लिए ही उसने अपने पिता की हत्या की थी। अब सीमाएं बढ़े किधर? तो उस समय पर आपको पहले ही बताया है, लिच्छवी गणराज्य था, गणतंत्र, जिसमें कई राजाओं का एक संघ बना हुआ था और उन राजाओं के द्वारा ही एक राजा का चयन कर लिया जाता था। ये कब की बात है? आज से 2600 वर्ष पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको जानकर हर्ष होगा कि आज दुनिया में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जिस तरह से पूरा विश्व चिल्ला रहा है कि जनता का शासन है, लोकतंत्र होना चाहिए, इसी लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना 2600 वर्ष पहले हमारे देश में प्रचलित थी। हम क्या कहते हैं कि मैं तो उनसे सीख कर आता हूँ, ये कम्युनिस्ट मुझे सिखाते हैं, वो हमको लेनिनवादी सिखाते हैं, वो हमको अंग्रेजों ने सिखाया है, वो हमको फ्रांसीसियों ने सिखाया है, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। अरे भाई, जब इनका कोई वजूद नहीं हुआ करता था, जहाँ से इनका प्रादुर्भाव हुआ, 2000 वर्ष पूर्व ही तो ईसाई इस धरती पर बनना आरंभ हुए हैं और उनसे भी 600 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ गणतंत्र हुआ करता था। और लिच्छवी गणतंत्र यह उसका एक जीता जागता उदाहरण है। अब लिच्छवी गणतंत्र में हम देखते हैं कि शासन तो करना चाहता है, लेकिन वह इतना मजबूत है कि उसको सीधे तौर पर हराया नहीं जा सकता।
शिवी गणराज्य जो है वह इतना मजबूत है कि उसको सीधे तौर पर हराया नहीं जा सकता है। और जब सीधे तौर पर हराया नहीं जा सकता है तो कुछ तो करना पड़ेगा, राय मशवरा लेना पड़ेगा। इसी बीच गौतम बुद्ध जी आ जाते हैं। कहाँ? अजात शत्रु के यहाँ। बिंबिसार गौतम बुद्ध के परम शिष्य थे, लेकिन अजात शत्रु जब राजा बनता है तो गौतम बुद्ध अजात शत्रु के यहाँ आ जाते हैं। उनको इससे क्या लेना देना, कौन सा राजा बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अजात शत्रु कूटनीतिज्ञ था, तो बुद्ध में विश्वास नहीं रखता था कुछ। ये तो कहो कि तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए उसने बौद्ध संगीत कराई है पहली, लेकिन उसको पहले विश्वास नहीं था। जब बुद्ध आते हैं तो बुद्ध से पूछता है कि यदि आप वास्तव में बुद्ध हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, तो आप हमें बताइए कि हम ये जो वज्र संघ है इसकी विजय कैसे करेंगे। तो वज्र संघ की जब विजय की बात आती है तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि देखिए वो तुमसे मजबूत है, आमने सामने की लड़ाई में तुम उसे पराजित नहीं कर सकते, इसलिए यदि उनमें फूट पड़ जाए तो आप उसे आसानी से जीत सकते हैं। अरे ये पहली बार थी फूट डालने के लिए, ये जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें। और ये विचार किसने दिया था? गौतम बुद्ध जी ने दिया था। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, सारी चीजें प्रमाणिक हैं। ऐसा नहीं है कि बिना प्रमाण के ही मैं बोल रहा हूं। गौतम बुद्ध जी ने अजात शत्रु को वज्र संघ को जीतने के लिए सलाह दी और कहा कि आमने सामने से तुम उसे पराजित नहीं कर सकते हो, हरा नहीं सकते हो, इसलिए तुमको वहां फूट डाल करके तुम उसे पराजित कर सकते हो, यह तुमको करना चाहिए। और इतना कहते हुए गौतम बुद्ध जी चले गए। किसी भी राजा के समक्ष गौतम बुद्ध जी की ये पहली और अंतिम राय थी। इसके बाद उन्होंने कभी किसी राजा को राय नहीं दी, क्योंकि राजा का जो स्वविवेक होता था वह अलग होता था। और ऐसा राजा जिसने अपने ही पिता की हत्या कर दी हो, तो उससे तो हर कोई दूर रहना चाहता है। ज्यों ही उसको बुद्ध जी के परामर्श से ये जानकारी मिलती है कि इसमें फूट डाल दिया जाए, तो वह अपने सबसे कुशल मंत्री, जिसका नाम वत्सकार था, वत्सकार को भेजता है और वत्सकार से कहता है कि तुम वत्स जाओ, वज्र जाओ, वत्स नहीं वज्र, वज्र संघ में जाओ और देखो कौन सी सबसे कमजोर कड़ी, जो सबसे कमजोर कड़ी हो उसी जगह से तुम फूट डालना आरंभ करो, क्योंकि जो मजबूत कड़ी होती है वो इतनी जल्दी टूटती नहीं है। तो जो सबसे कमजोर कड़ी हो उस पर प्रहार करो और धीरे धीरे उनमें फूट डालो। ये जो वत्सकार था यह बहुत ही कूटनीतिज्ञ था, इसका परम मित्र भी था। और जब वह पहुंचता है वज्र संघ में तो फूट डालना आरंभ कर देता है। एक राजा को कुछ अलग पढ़ाता है, दूसरे राजा को कुछ अलग पढ़ाता है, उनसे कहता है कि राजा तो तुमको होना चाहिए था और सारे लोगों ने मिल करके इनको राजा चुन लिया है। और आप एक चीज निश्चित मानकर चलिए, यदि आप वास्तव में क्षमतावान हैं तो आपके ऊपर इन चाटुकारिताओं का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि वास्तव में आप अयोग्य हैं और आपकी चाटुकारिता की जाती है, आपकी अतिशय प्रशंसा की जाती है, तो स्वाभाविक है कि आप
गलत कदम अवश्य उठा लेंगे। आप सोचेंगे कि अयोग्य व्यक्ति ही गलत कदम उठाता है, योग्य व्यक्ति क्यों नहीं? अरे योग्य व्यक्ति विचार करता है। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं योग्य हूं, लेकिन जब समाज कहे कि तुम योग्य हो, जब तुम्हारे दुश्मन बनना आरंभ हो जाएं, जब ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हारी बुराई करना आरंभ कर दें और सत्य के रूप में तुमसे टकराने की क्षमता न रखते हो, तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मेरे अंदर योग्यता है। यही वो क्षण होता है जब व्यक्ति को समझना आवश्यक हो जाता है कि हाँ, मैं डिजर्व करता हूं इस चीज को, है मेरे अंदर योग्यता। तो ऐसे लोगों पर कभी भी ये जो फूट डालने वाले लोग होते हैं, भेद करने वाले लोग होते हैं, ये बांटो और राज करो की नीति वाले जो लोग होते हैं, वो लोग ऐसे कभी किसी योग्य व्यक्ति के ऊपर डोरे नहीं डालते हैं। योग्य व्यक्ति को सदैव दुष्ट ठहराया जाता है कि उसको अगर दुष्ट ठहरा दोगे, समाज का ज्यादा तबका, भाई योग्य जो होगा वो स्वाभाविक है सबसे आगे होगा, उसके निर्णय त्वरित होंगे और बहुत ही एक्यूरेट होंगे, महत्वाकांक्षी होंगे, दूरदर्शिता पूर्ण होंगे। और जब ऐसे फैसले वो व्यक्ति लेता है तो स्वाभाविक है जो अयोग्य व्यक्ति उसके साथ जुड़े होते हैं उनको बहुत ही पीड़ा होती है, क्योंकि उनके मन में तो ये होता है कि ये हटे और हम भी इस सिंहासन पर बैठ जाएं। ऐसी ही स्थिति वज्र संघ की है और उसका लाभ उठाता है वत्सकार, जो कि अजात शत्रु का मंत्री था और मित्र भी था। वत्सकार वहां रहते हुए सूचना भेजता है अजातशत्रु के पास कि राजन, मैंने सारा काम कर दिया है, संघ के जितने राजा थे सबके अंदर फूट डाल करके सबको अलग अलग कर दिया है। मैंने सबको ये विश्वास दिलाया है कि अगर ये सबने मिलकर के जिसको राजा बनाया है वो रास्ते से हटा दिया जाए तो उनको राजा बनाया जा सकता है। अब उनके पास उसको हटाने के लिए सैन्य सहायता के लिए मैंने कहा है कि मैं बात करूंगा मगध नरेश अजातशत्रु से और वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। वो तो अत्यंत ही नेक दिल इंसान है और वह तुरंत ही आपकी मदद करेंगे और आपकी मदद के लिए सारे लोग लालायित हैं। ज्यों ही ये जानकारी मिलती है अजातशत्रु को, अजातशत्रु तुरंत ही अपनी सेना लेकर के वज्र संघ की ओर कूच कर देता है। मित्रों, वहां पहुंच करके कई भेदिये भी आकर के इसके साथ मिल जाते हैं जो कि वज्र संघ की कमजोरियों को बताते हैं कि इसकी क्या कमजोरी है। और ये पहला युद्ध है जिस युद्ध के अंदर रथ मूसल का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ महाशिला कंटक का प्रयोग किया गया है। अब आप कहेंगे ये रथ मूसल और महाशिला कंटक क्या है? अगर इन्हें आप नहीं जानते, ये ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिनसे युद्ध किया जाता था। अगर इनके बारे में आपको नहीं जानकारी है तो आप बाहुबली वाली मूवी देख लीजिए। जब वो एक हूण या शक जो आक्रमण करता है महिष्मती साम्राज्य के ऊपर, तो जब सेना लड़ने जाती है तो जो वो क्या ऊपर पत्थर चलाने वाली मशीनें होती हैं उन्हीं को महाशिला कंटक कहा जाता है और वही रथ मूसल कहलाते हैं। और वो एक आगे बांध करके उसके ऊपर चलता है बल्लाल देव, खर 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 काटते हुए चलता है, पीछे से मतलब घोड़ों के आगे बंधा होता है एक चक्र रूप में और वो घुमा करता है, आगे जो भी पड़ जाता है उसको काट छांट देता है। तो ये दो अस्त्र जो थे रथमूसल और महाशिला कंटक, इनका प्रयोग पहली बार वज्र संघ के विरुद्ध अजातशत्रु के द्वारा किया गया। अजातशत्रु वज्र संघ को जीत लेता है और जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिला लेता है
उसका मुख्य कारण ये था कि वज्र संघ के पास हीरे की खान थी, हीरा बहुतायत मात्रा में था, इससे मजबूती मिलती है। अब वज्र संघ को जीत लेने के बाद ये पाटलिपुत्र, जो इस समय पटना है, तो जब इसकी शुरुआत होती है, इसकी आधारशिला रखी जाती है, तब इसका नाम होता है पाटलिग्राम। पाटलिग्राम की ये स्थापना करता है और ये गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित होता है। अजातशत्रु के बारे में तो आपको मैंने बताया। अब चूंकि चल ही रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के समय में गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण होता है और महापरिनिर्वाण होने के बाद पहली बौद्ध संगीति होती है और उस बौद्ध संगीति में गौतम बुद्ध जी की शिक्षाएं लिखित रूप में रख ली जाती हैं। ये तो इधर की बात है। अब कौशल पर हम चलते हैं। कौशल के जो प्रसेनजित थे वो गौतम बुद्ध के हमउम्र होने के कारण अत्यंत प्रसन्न रहते थे और बहुत गौतम बुद्ध जी का ज्यादा जो समय गुजरा है वह कौशल में ही गुजरा है, श्रावस्ती में ही। और इस वजह से प्रसेनजित को एक विचार सूझता है कि क्यों ना हम गौतम बुद्ध जी का जो परिवार है उसके यहाँ से विवाह कर लें, और अगर हम विवाह कर लें तो हमारी जो संतान उत्पन्न होगी वह संतान भी हो सकती है कि गौतम बुद्ध जैसी ही हो। ऐसा सोच करके वह विवाह करने का विचार लाते हैं अपने मन में, और विचार लाने के बाद वह संदेशा भेजते हैं। कहाँ संदेशा वो भेजते हैं? संदेशा क्या भेजते हैं? अपने उनका जो मंत्री है, इनके 3 मंत्री थे जो बहुत ही योग्य थे। एक का नाम था मृगधर, शिवृद्ध तथा दीर्घचारायण। ये 3 मंत्री थे जो बहुत ही योग्य मंत्री थे इनके। तो इनको प्रसेनजित, इनमें से एक मंत्री को प्रसेनजित भेजते हैं कि आप जाइए और जा करके शाक्य गणराज्य, शाक्य गणराज्य के थे, शाक्य मुनि कहे जाते थे गौतम बुद्ध, कहे जाते हैं। तो शाक्य गणराज्य को भेजते हैं, और भेजते किसको हैं? अपने मंत्री को। वो मंत्री वहां जाता है और कहता है कि हमारे राजा अर्थात कौशल के राजा, जो कि बड़े राजा थे, ये जो शाक्य गणराज्य था ये बहुत छोटा था, इसके आगे इससे कम से कम 100 गुना बड़ा था कौशल। तो कौशल के राजा प्रसेनजित आपकी राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहते हैं। अच्छा, शाक्य गणराज्य वाले ये जानते थे कि इनकी उम्र 75-75 के अबव में हो चुकी है, 70-75 की हो चुकी है, और 70-75 की उम्र में वो अपनी राजकुमारी का विवाह इनके साथ कैसे कर सकते थे? उन्होंने कहा ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, और दूसरी बात ये हमारे आत्मसम्मान की बात है, क्योंकि हम छोटे राज्य हैं इसलिए हमारे ऊपर ये दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। जबकि प्रसेनजित का ऐसा कोई विचार नहीं था। बस अंतर इतना था कि उनके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं अपने पुत्र का विवाह क्यों नहीं करता हूँ, अपना विवाह करने पर क्यों तुला हूँ, और वह अपने विवाह करने पर तुल गए कि नहीं मैं ही विवाह करूंगा। अब इधर शाक्य गणराज्य के जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया कि एक दासी थी, उस दासी को राजकुमारी बता करके इनके साथ विवाह करवा दिया। अब जब इनके साथ विवाह हो जाता है तो स्वाभाविक है भाई, विवाह हो जाएगा तो वो तो रानी है। प्रसेनजित को तो पता नहीं था, ना ही ये जो कौशल की प्रजा थी उसको पता था कि ये राजकुमारी नहीं दासी है।
उससे एक पुत्र का उत्पन्न होता है। उस पुत्र का नाम होता है विड्डूभ। विड्डूभ नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। और विड्डूभ जब बड़ा होता है और अपने ननिहाल जाता है तो बचपन में तो नहीं समझ पाता है क्या कहते हैं, उसको दासी पुत्र कहा जाता है। जब उसे दासी पुत्र कहा जाता है, क्योंकि अब बड़ा हो चुका था, तो उसे क्रोध आता है और तब वह स्थिति जानता है कि उसके पिता के साथ कैसा छल किया गया। इस छल को जान करके विड्डूभ आता है कौशल, और कौशल आने के बाद यहाँ से सेना तैयार करता है। और सेना तैयार करने के बाद आक्रमण कर देता है शाक्य गणराज्य के ऊपर। आक्रमण प्रतिशोधात्मक आक्रमण होता है, तो पूरी तरह से शाक्यों का उन्मूलन कर देता है। विड्डूभ जो था वो पूरी तरह से उन्मूलन कर देता है, अर्थात पूरी तरह से समाप्त कर देता है, क्योंकि शाक्यों ने बसव खत्तिया नामक दासी को, जो उनकी पत्नी थी प्रसेनजित की, जिसका ये पुत्र था विड्डूभ, उनका नाम बासव खत्तिया था। बासव खत्तिया नामक दासी को राजकुमारी बताकर उनका विवाह प्रसेनजित के साथ कर दिया था। इसलिए उनके पुत्र विड्डूभ ने सेना ले जाकर के शाक्य गणराज्य का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया। लेकिन हुआ क्या, विड्डूभ के साथ में भी घटना घट गई। वो ऐसे समय पर वापस आ रहा था जब वर्षा काल चल रहा था, और वर्षा काल के समय जो राप्ती नदी है, उस राप्ती नदी में भीषण बाढ़ आई हुई थी। और दुर्घटना ये घटी कि ये जो विड्डूभ था, ये सेना सहित राप्ती नदी में डूबकर मर गया। ये स्थिति है। इतना ही नहीं, ये तो अभी मैंने आपको इस तरह की सारी चीजें बताई हैं। ये जो प्रसेनजित थे, प्रसेनजित उस समय की दो नगर बधुएं थी। साल्वती जो कि राजगृह की थी, और आम्रपाली जो कि वैशाली की थी। इन दोनों ही नगर वधुओं पर सारा नगर मुक्त रहता था। नगर वधुओं का विवाह नहीं होता था। वैश्यावृत्ति, पैसे वाली वैश्यावृत्ति नहीं होती थी, ये ध्यान रखना। इस तरह से इस समय ये वैश्यावृत्ति चल रही, ये वैश्यावृत्ति नहीं थी। धन आता था, लेकिन वह जिसे पसंद करती थी वह उससे धन लेती थी, सबसे नहीं। और जो साल्वती थी, उनका ही पुत्र जीवक था, जो कि पहला आयुर्वेदाचार्य ऐसा था, सर्जन था उस समय का, तो सर्जरी करने जानता था। 1600 करसापण वह लेता था फीस, 1600 रुपया तब के। आज 1600 जो डॉक्टर ले लेता है, लोग कहते हैं बहुत महंगा है, तब वह 1600 करसापण लेता था, और 1600 करसापण लेकर के तब ट्रीटमेंट करता था, इलाज करता था। आम्रपाली के प्रति ये बहुत आसक्त थे। कौन? प्रसेनजित। तो प्रसेनजित अक्सर जाया करते थे आम्रपाली के यहाँ, और आम्रपाली भी जानती थी कि ये हम पर आसक्त हैं, तो वह दरवाजा बंद कर लिया करती थी और विंडो के पास आकर के इनसे वार्ता करती थी। ये वार्ता किया करते थे, वार्ता किया करते थे, वार्ता करते करते समय निकल जाता था, फिर ये वापस चले आते थे। इस तरह की स्थितियां प्रसेनजित की थी। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। अजातशत्रु अपने सवाब पर पहुंचे,
इनके समय में बौद्ध संगीति हुई और उस बौद्ध संगीति में इन्होंने महाकश्यप एक थे बौद्ध गुरु, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया और सुत्त पिटक, विनय पिटक, 2 पिटकों की रचना की गई। सुत्त पिटक में धर्म से संबंधित शिक्षाएं थीं और विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन किया गया। मित्रों, चाहे जो धर्म देख लीजिए, सनातन से हटकर कुछ भी नहीं है। सबने कॉपी करने की कोशिश की है। बौद्ध धर्म को आप देखेंगे, बौद्ध धर्म की सारी संकल्पना कहाँ से ली गई है? वेदांत से, उपनिषदों से। उपनिषदीय ज्ञान को ही उन्होंने सरलतम भाषा में जनता के सामने रखा। सब कुछ सनातन, सनातन के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं, क्योंकि इन सब का प्रादुर्भाव तो सनातन से ही हुआ है, वैदिक संस्कृति से ही हुआ है। और ऐसे लोग थे कि ये वैदिक संस्कृति का ही विरोध करते थे। कुछ कमियां भी आ गई थी वैदिक संस्कृति में, जिसके कारण विरोध होता था। चलो, ये तो अगले दिन चर्चा होगी, जब बुद्ध के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे, तब इस पर चर्चा होगी। अब क्या होता है, अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र कर देता है। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन कर देता है। क्योंकि पिता की हत्या अजातशत्रु करता है, अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र करता है, तो इसको इसी वजह से पितृहंता वंश कहा जाने लगा। और इसको सबसे पहले इसलिए रखा गया कि जो भी व्यक्ति इतिहास पढ़ने जाए वह सबसे पहले ये जान ले कि यह हिंदू राजाओं के द्वारा अपने पिता को मार करके गद्दी छीनी गई है। आज जब भी डिबेट होती है और मुगलों की बात आती है, मुस्लिम आक्रांताओं की बात आती है, तो वो लोग क्या तर्क देते हैं? हर्यक वंश का तर्क देते हैं, अजातशत्रु का तर्क देते हैं, उदयन का तर्क देते हैं, और वह कहते हैं तुम्हारे में तो शुरुआत ही इसी से हुई है और तुम हमारे ऊपर उंगली उठाते हो। ये रखा ही इसीलिए गया है, इससे शुरुआत इसीलिए की गई है कि हिंदू धर्म कभी भी अपने उचित साक्ष्य न दे सके। अपवाद की व्यवस्थाएं जरूर रहें कि ज्यों ही उसके सामने वो बिंदु रखे जाएं और वो मौन हो जाएं। लेकिन हकीकत ये नहीं है मित्रों, हकीकत ये नहीं है। हम लोगों को मजबूरन ये सब पढ़ना पड़ रहा है। अगर हम लोग चाहें, हम हिंदू चाहें, तो हम अपने गौरवमयी इतिहास को भी इस इतिहास में समाहित करवा सकते हैं। उसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमारा ये आप लोगों को बताने का केवल और केवल एक मकसद है कि किस तरह से सनातन को हर क्षेत्र में पीछे दिखा करके अन्य जो टुटपुंजिये थे उनको श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की गई। अब नंबर आता है उदयन का। उदयन चूंकि इसने भी अपने पिता की हत्या की थी और तब गद्दी प्राप्त की थी, तो इसके द्वारा भी कुछ कार्य किए जाते। इसने भी पाटलिपुत्र की स्थापना की, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जिसे आज पटना के नाम से जानते हैं, इसकी इसने स्थापना की थी। और ध्यान रहे, ये जैन मतानुयायी था। जहां अजातशत्रु बौद्ध मतानुयायी हो गया था, वहीं ये जैन मतानुयायी था। मतलब हमारे यहाँ कोई ये फाउंडेशन नहीं था कि पुत्र किसकी उपासना करता है और पिता किसकी उपासना करता है, पत्नी किसकी उपासना करती है, बहन किसकी उपासना करती है, भाई किसकी उपासना करता है। इसका कोई भी भेद नहीं था हमारे यहाँ। ये इसका उदाहरण है। ये जितने भी जातिवादी लोग जब ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगाते हैं, उनको तर्क देने की आवश्यकता है, और ये मनुस्मृति के ऊपर उंगली उठाते हैं। उनको ये ध्यान नहीं है कि हमारी समाज में ये विसंगति थी ही नहीं। ये तो बाद के समय में हमारी किताबों को नाम दे करके अन्य लोगों ने उसमें जोड़ घटाना बना करके ऐसी चीज़ों को समाहित कर दिया है। जबकि हमारी
वास्तविक जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है। हमारे में वर्ण व्यवस्था अवश्य थी, लेकिन जाति व्यवस्था नहीं थी। तो ये तो थे उदयन के बाद ये वंश समाप्त हो जाता है। इसका अंतिम शासक नागदशक आता है, जिसको दर्शक कहते हैं, और इसकी शिशुनाग के द्वारा हत्या कर दी जाती है और नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। अब शिशुनाग के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हाँ, चूंकि नया राजवंश है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश में भी 2 शासक हुए हैं, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक हम उनके बारे में बताएंगे। धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। आपके शेयर करने से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचता है और उन्हें भी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।